गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे क्लास 9 की हिस्ट्री और स्टार्ट किए थे हम लोग फ्रांस की क्रांति, फ्रेंच रेवोल्यूशन देख रहे थे। और फ्रांस की क्रांति में हम लोग उसके फ्रांस में क्रांति होने के कारणों को समझ रहे थे। कल भी हम लोग सामाजिक कारण के पर डिस्कशन कर चुके हैं। उससे आगे हम लोग आज देखेंगे कि क्रांति की शुरुआत कैसे हुई। इसको जानने के लिए अब हम लोग जानेंगे कि वहाँ की अर्थव्यवस्था या आर्थिक कारण फ्रांस की क्रांति में क्या योगदान दिया या आर्थिक कंडीशन को समझेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, आर्थिक कारण को देखते हैं फ्रांस में और बात करते हैं कि फ्रांस में जो ये टैक्स बढ़ रहा था अचानक से, क्या जो राजा था वहां का लुई 16 ऐसे कर को बढ़ा सकता था? तो हम लोग क्या बात कहेंगे कि फ्रांस में एक नियम हुआ करता था या प्राचीन राजतंत्र में भी नियम था कि कर बढ़ाने से पहले क्या करना पड़ता था, उसे स्टेट जनरल का अनुमति लेना पड़ता था और स्टेट जनरल के अप्रूवल के बाद ही वो कर को टैक्स को बढ़ा सकता था। लेकिन काफी दिनों से लास्ट में 1614 में लास्ट स्टेट जनरल की बैठक हुई थी। उसके बाद से कोई बैठक ही फ्रांस में नहीं हुई। जब लुई 16 गद्दी पे बैठा तो उसने 5 मई 1989 5 मई को 1789 को क्या किया, स्टेट जनरल की बैठक बुलाई। इस बैठक में तीनों स्टेट के लोग आते। फर्स्ट स्टेट जिसमें कुलीन वर्ग पादरी वर्ग के लोग थे, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट, ये तीनों वर्ग के लोग शामिल होते। जैसे कि हम लोग भारत में राजतंत्र में भी देखें, दीवाने आम दीवाने खास राजा का सम्राट का सभा हुआ करता है। आम व्यक्ति दीवाने आम में बैठते थे। इस तरह की सभा हम लोग मुगल काल में भी देखे हैं या और भी किसी भी काल में बात करेंगे। अगर हम मेडाइवल को देखेंगे, एंशिएंट को देखेंगे, भारत के इतिहास को देखेंगे, तो सभी काल में हम लोग क्या देखें कि राजतंत्र में भी एक सभा बुलाई जाती थी। वैसे ही फ्रांस में भी अगर टैक्स बढ़ाना है, इकोनॉमिकली कोई डिसीजन लेना है, तो क्या करना पड़ता था, स्टेट जनरल की मीटिंग करनी पड़ती थी, स्टेट जनरल। और इस स्टेट जनरल की मीटिंग में सभी सदस्य शामिल होते थे। कौन सभी सदस्य? तीनों वर्ग के लोग, पहले वर्ग के लोग और साथ ही साथ दूसरे और तीसरे वर्ग के लोग भी शामिल होते थे। लेकिन इनकी संख्या इक्वली नहीं हुआ करती थी। जनरली प्रथम और द्वितीय स्टेज के लोगों को महत्व दिया जाता था। इस बार जो 5 मई 1789 को नए कर के प्रस्ताव के लिए अनुमोदन के लिए जो बैठक बुलाया गया था, इसमें फर्स्ट स्टेट से 300 यानी कि पादरी वर्ग के सदस्य 300, साथ ही साथ 300 सेकंड स्टेट से भी कुलीन वर्ग के लोग भी 300, जबकि जो थर्ड स्टेट के लोग थे इससे दोगुना यानी कि 600 की संख्या में इस सभा में उपस्थित हुए। पहले वर्ग के लोग और दूसरे वर्ग के लोग दोनों ही आमने सामने बैठे, राजा के ये के अगल बगल सामने बैठे। लेकिन जिनकी संख्या सबसे ज्यादा थी, यानी कि थर्ड स्टेट की बात कर रहे हैं हम, तो स्टार्टिंग से बात बताते आए हैं कि पॉपुलेशन का सबसे ज्यादा समूह इसी थर्ड स्टेट का था। लेकिन ये सुविधा वंचित वर्ग रहा है। हम लोग सामाजिक अवस्था जब देखे थे तो इसमें चर्चा कर चुके हैं। तो इन्हें क्या किया गया, इन्हें पीछे के लाइन में खड़ा किया गया। ये जो थर्ड स्टेट के लोग थे, इसमें कौन लोग शामिल होते हैं? इनमें समृद्ध वर्ग के लोग शामिल हुए। तीसरे स्टेट में जो हमने समृद्ध बताया था, जो व्यापार के लिए बाहर गए, ओवरसीज गए थे, वो समृद्ध हो चुके थे। और जो पढ़े लिखे लोग थे, यही तीसरे स्टेट में सभा का क्या कर रहे थे, प्रतिनिधि कर रहे थे। लेकिन इसमें इस सभा में जो बुलाई गई थी, इसमें औरतों को, किसानों को और कारीगरों को क्या कर दिया गया, एग्जम्प्ट कर दिया गया, वंचित कर दिया गया। इस सभा में ना औरत उपस्थित होगी, ना किसान उपस्थित होंगे, ना कारीगर उपस्थित होंगे। तो ये समझ सकते हैं कि कैसे लोगों के मन में असंतुष्टि हो रही है राजा के प्रति, है ना। जो राजा तानाशाही अपनाए हुए है, निरंकुशता अपनाया हुआ है, उसके प्रति लोगों के मन में किस तरह से असंतुष्टि हो रही है। और वोट देने का भी जो अधिकार था वो सभी को एक था, ठीक है। लेकिन इन लोगों को, थर्ड स्टेट के लोगों को क्या कहा गया कि वोटिंग का इक्वल राइट नहीं मिलेगा। फलस्वरूप
इस थर्ड स्टेट के लोगों ने क्या किया, सभा का बहिष्कार कर दिया। उसके बाद भी उन लोगों ने 4000 पत्रों के माध्यम से अपने राजा को अपने ये दिया था, ज्ञापन सौंपा था, लेकिन राजा ने इसे अस्वीकार कर दिया। और जब इनके वोटिंग अधिकार नहीं मिला तो तीसरे स्टेट के लोग क्या कर दिए, सभा का बहिष्कार करके क्या कर दिए, राष्ट्र से निकल गए। और अब जब राजा उनकी बात मान ही नहीं रहा था, असेंबली में स्टेट जनरल में केवल उन्हीं को महत्व दिया जाएगा, विशेषाधिकार दिया जाएगा जो पादरी वर्ग के लोग हैं और जो कुलीन वर्ग के लोग हैं। तब इन लोगों ने क्या किया, 20 जून को इन लोग राजा के विरुद्ध में वहां पे क्या करते हैं, 20 जून को इनके थर्ड स्टेट के प्रतिनिधि वायसराय के टेनिस कोर्ट में इकट्ठा होते हैं और स्टेट जनरल को इन लोगों ने क्या किया, नकार दिया। कहा इसके हम लोग मान्यता अब नहीं देते, बल्कि इसकी जगह एक हम लोग अपनी सभा बनाएंगे जिसका नाम होगा नेशनल असेंबली। ये एक सभा होगी जिसमें सभी व्यक्ति शामिल होंगे। जो इनका कहना था कि हम लोग की संख्या ज्यादा है, कॉमन मैन की संख्या ज्यादा है और हमें प्रिविलेज नहीं मिल रही है, सुविधा नहीं मिल रही है, तो हम लोग स्टेट जनरल को बहिष्कार करते हैं और एक नई सभा बनाते हैं जिसका नाम क्या होगा, नेशनल असेंबली। अब ये नेशनल असेंबली का नेतृत्व करने वाला एक नेता था, कोई दो व्यक्ति, नेता तो किसी भी क्रांति का होगा ही। जब हम क्रांति की बात कर रहे हैं, लोगों को क्या कर रहे हैं, उत्साहित कर रहे हैं विद्रोह करने के लिए, तो डेफिनेटली उसका कोई लीडर तो होगा जो आगे रहेगा और लोगों को जागरूक करने का काम करेगा। तो इसके 2 लीडर थे, इस स्टेट जनरल का विरोध करने में एक 2 लीडर सामने आए। उनका नाम था, एक का नाम था मिराबो और दूसरे का नाम था आवे सीए। मिराबो एंड आवे सीए। अब हम जानते हैं कि ये दोनों थे कौन। सबसे पहली बात ये भी इंपॉर्टेंट लगता है कि मिराबो कौन थे और सीए आवे कौन थे। तो मिराबो की जहां तक हम बात करते हैं, मिराबो खुद जन्म से, जो इनका जन्म हुआ था वो किस परिवार में हुआ था, कुलीन परिवार में हुआ था। और ये खुद इस व्यवस्था से क्या थे, असंतुष्ट थे। और जबकि सीओ आवे सीए जो थे, ये क्या थे, ये खुद एक पादरी थे और इन्हें भी ये तीसरे स्टेट पे जो शोषण हो रहा था ये अटपटा लग रहा था। इन्होंने आवे सीए ने एक पंपलेट छपवाया तीसरे स्टेट के लिए, इसका नाम था, जिसके शीर्षक में उन्होंने तीसरे स्टेट के नाम से एक पंपलेट छपाया और जिसमें उन्होंने क्या कहा, बात कहा कि सबसे पावरफुल जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नेशनल असेंबली होना चाहिए और एक नेशनल असेंबली तैयार करना चाहिए जिसे क्या अधिकार होना चाहिए, संविधान बनाने का अधिकार होना चाहिए। नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करेगा और पूरा फ्रांस इसी नेशनल असेंबली के तहत कार्य करेगा, ऐसा इन लोग चाहते थे। और इन्हीं के कथन अनुसार अब पूरा फ्रांस भी जो था क्या होने लगा, प्रज्वलित होने लगा। ठंडे के दिन में फसल ऐसे भी बर्बाद हो रहा था फ्रांस में और फसल नष्ट हो चुका था, बावजूद इसके पावरोटी का दाम क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, क्योंकि फसल नष्ट हो चुका था। तो डेफिनेटली जब खाद्यान्न कम रहेगा तो दाम तो रेज हो ही जाएगा, बढ़ ही जाएगा। इसके विरोध में वहां की आम जनता जो थी ब्रेड के दाम कम करने के लिए भीड़ लगा रही थी, बेकरी शॉप में कर रही थी। बेकरी वाले भी बहुत चालाक, मौके का फायदा उठा के वो लोग क्या किए, तो जमाखोरी करना स्टार्ट कर दिए और जमाखोरी के चक्कर में लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। और जो थी वहां की भीड़, फ्रांस की जो औरत थी वो बेकरी वाले शॉप में जाके धरना प्रदर्शन की। और उसी दिन की घटना जो हम लोग स्टार्टिंग कर रहे थे, 14 जुलाई की बात कर रहे थे, वैसे ही बेकरी शॉप में जाके ये कर देती है, धावा बोल देती है। उसके बाद बास्तिल पे भी लोग 14 जुलाई को जाके धावा बोल देती है। क्रांति की शुरुआत यहीं से हम लोग क्या देखते हैं कि हो जाता है। इसके अलावा ये तो मैंने पेरिस की बात कही, लेकिन केवल पेरिस में ही क्रांति नहीं हुई, बल्कि फ्रांस के जो देहाती इलाके थे, कंट्री साइड थे, इसमें भी गांव-गांव में अफवाह फैल गया कि जागीरदार क्या बुला लिया है, लठैत बुला लिया है और जबरन उनके अनाजों को उठा लेगा, लूट लेगा। तो अब क्या हुआ, आम जनता जो थी उसके पर में भी क्या हो गया, आक्रोश हो गया। उसने क्या किया,
सारे दस्तावेज जिसमें जो जागीरदार अपना हिसाब किताब रखता था कि किसने कितना टैक्स दिया, कर कितना दिया, उसको क्या कर दिया, फाड़ दिया, अनाज को लूट लिया। और अब लुईस 16 भी समझ चुका था कि अब ज्यादा खचपच करने से कोई फायदा नहीं है, बल्कि समझदारी इसी में है कि हम लोग भी नेशनल असेंबली को क्या कर दे, मान्यता दे दें, है ना। और स्टेट जनरल स्वयं भंग हो गया, नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी गई, और सामंतों को जो विशेषाधिकार मिला हुआ था उसे भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। साथ ही साथ चर्च भी जो एक धार्मिक कर लेता था, हम लोगों ने पहले से देखा कि चर्च भी एक टैक्स ले रहा है, धार्मिक कर ले रहा है, उसको भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अब फ्रांस में क्या हुआ, अब फ्रांस में एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। प्रजातंत्र नहीं आया है, अभी भी हम प्रजातंत्र की बात नहीं कर रहे हैं कि फ्रांस में क्रांति हुई और प्रजातंत्र आ गया, लेकिन राजतंत्र कैसे चलेगा, तो संविधान के आधार पे फॉलो करेगा। ठीक है, नेशनल असेंबली ने 1791 में संविधान बनाने का प्रारूप तैयार कर लिया, पूरा कर लिया। नेशनल असेंबली को 1791 में एक काम दिया गया कि वो क्या तैयार करेगा, देश के लिए एक संविधान बनाएगा, और संविधान बनाने का क्या क्या दिया गया, प्रारूप तैयार करने का मसौदा ये कर दिया गया, लागू कर दिया। नेशनल असेंबली को क्या कर दिया गया, सम्राट ने मान्यता दे दिया, और साथ ही साथ जो पहले हम लोग देख रहे थे कि राजा के पास ही विधायिका थी, न्यायपालिका थी, कार्यपालिका थी, इसको क्या कर दिया गया, अब अलग अलग भागों में हस्तांतरित कर दिया गया, यानी कि मॉन्टेस्क्यू की थ्योरी को अपना लिया गया यहाँ भी फ्रांस में। अभी थोड़ी सी विजिबिलिटी कम हो गई है, लाइट चला गया है, इसलिए आज के क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा आर्थिक कारणों को भी अच्छे से पकड़ लेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे फ्रांस में क्या रीजन रहा है क्रांति के, और राजतंत्र, संवैधानिक राजतंत्र तो प्रारंभ हुआ, लेकिन वहां फ्रांस में प्रजातंत्र कैसे आई, क्रांति की और बातों को चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।